ओके बच्चों, मैं रोहित सर आज आपको यूपी बोर्ड के पिछले वर्ष 2020 का जो सेट 4 है हम वो कराने वाले हैं, जो 347 WD इसका कोड है बच्चों। ठीक है, अनसाल्व सेट 4 कोड नंबर 347 WD। ठीक है, मेरे पास ये सेट है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं, हम उसको कराने वाले हैं। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वर्ष 2020 में यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का क्वेश्चंस हमारे पास है, हम उसको हल कराने वाले हैं। तो बच्चों, पहला हमारा प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। बच्चों, प्रश्न ये है, यूपी बोर्ड का 1 नंबर का आया हुआ प्रश्न है, जिसमें हमें पूछा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो बच्चों देखो, मैंने पढ़ा था R बराबर कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ A⁴n, जहां n क्या है, कोटि है, और A क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, R जो है वो वेग है, और जो K है वो वेग स्थिरांक है। बच्चों, मुझसे ये पूछ रहा है कि किस कोटि के लिए, यानी कोटि क्या हो जाए कि हमारा रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम हो जाए। बच्चों, कभी तभी होगा ये जब n इजिकल टू क्या आ जाए, 0, यानी हमारी कोटि क्या हो जाए, 0। कैसे बच्चों, यदि हम लोग कोटि को 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन में r इजिकल टू के एक्टिव मास ऑफ A⁴ हो जाएगा। और बच्चों, हम लोग जानते हैं एनी नंबर टू द पावर 0 वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों, A⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी। तो बच्चों, R इजिकल टू के, यानी इसका तात्पर्य यह है कि यदि हमारी कोटि 0 होगी तो उस अभिक्रिया का वेग, स्थिरांक और वेग का जो यूनिट होगा वो सेम होगा। बच्चों, क्लियर है? तो देखो, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन था। 4 ऑप्शन ये था, पहला दिया था शून्य कोटि, दूसरा दिया था प्रथम कोटि, और तीसरा दिया था द्वितीय कोटि, और बच्चों जो चौथा दिया था वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया दी हुई थी। तो बच्चों देखो, आप मुझे बताओ कि किस कोटि के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई 0 हो जाएगी। तो बच्चों, वो अपना ऑप्शन क्या है, शून्य कोटि, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की यूनिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलो देखो, इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा सवाल है, 1 नंबर का पहला क ख, तेरा वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। प्रश्न ये है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, ओके बच्चों, देखो मेरे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है 0.1 m BaCl2, दूसरा दिया है 0.1 m ग्लूकोज। ठीक है, अगला बच्चों दिया है 0.1 m यूरिया, अगला दिया है बच्चों 0.1 m NaCl। बच्चों देखो, सबकी क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन सेम है, सबकी मोलरता क्या दिया हुआ है, एक समान दिया हुआ है। बच्चों, ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत इजी तरीके हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि यदि क्या हो, मोलरता एक समान हो, हमें वाष्प दाब अवनमन पूछ रहा हो, तो ऐसे आप लोग ये ध्यान देना कि जिस पदार्थ में आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब अवनमन
अधिक होगा। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज जो होती है वो जल में घुलती नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि ये आयन में टूटती नहीं है। यूरिया जो है वो आयन में नहीं टूटती, तो ये नहीं होगा। अब NaCl बच्चों जो टूटेगा वो Na+ और Cl- में, और जो BaCl2 टूटेगी आपकी बच्चों, जो BaCl2 टूटेगी वो Ba+2 और 2Cl- आयन में। तो बच्चों NaCl की तुलना में BaCl2 में क्या है, आयनों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए 0.1 m BaCl2 का वाष्प दाब में अवनमन सर्वाधिक होगा। तो मेरा जो ऑप्शन सही था पिछले वर्ष का वो ये था 0.1 m BaCl2, यानी BaCl2 जिसकी मोलता 0.1 m है उसमें वाष्प दाब अवनमन में सर्वाधिक होगा। क्लियर है बच्चों? आप लोग ऐसे कोई भी सवाल को कर सकते हो, कोई भी एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है आप लोग कर सकते हो। तो बच्चों देखो हमारे पास इसी का एक दूसरा क्वेश्चन अगला है ग, आओ हम लोग उसको देखें बच्चों। देखो बच्चों अगला प्रश्न जो दिया है ग कह रहा है एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C, यानी तीनों कोर की लंबाई मुझे बराबर दिया हुआ है और बोल रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। वह तंत्र होगा, यानी वह तंत्र कैसा होगा बच्चों, ये हमारा सॉलिड स्टेट का सवाल है, यानी संरचना के आधार पर जो हम लोग ठोस पढ़े थे उसका ये क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोई क्रिस्टल हो उसकी तीनों कोर लंबाइयां बराबर हो, दो कोर बच्चों क्या हो बराबर हो, लेकिन तीसरा कोर क्या हो जाए भिन्न हो जाए, तो वह क्रिस्टल कैसा होगा। तो बच्चों वह क्रिस्टल आपका त्रिकोणीय होगा। क्या होगा? त्रिकोणीय होगा। अंग्रेजी में बच्चों इसे रोम्बोहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल कहते हैं। और मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है बच्चों चतुष्कोणी। क्या दिया हुआ है? चतुष्कोणी। तो ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चों। दूसरा दिया है षटकोणी, तो बच्चों ये भी नहीं हो सकता। तीसरा जो दिया है वो दिया है रोम्बोहेड्रल। क्या दिया है? रोम्बोहेड्रल। तो बच्चा मेरा ऑप्शन यही सही है, रोम्बोहेड्रल। ठीक है। और जो चौथा दिया है वो दिया है मोनोक्लिनिक। तो बच्चों मोनोक्लिनिक नहीं हो सकता, क्योंकि मोनोक्लिनिक में क्या होता है, A इज नॉट इक्वल B इज नॉट इक्वल C एंड अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। बच्चों ये होता है रोम्बोहेड्रल में। क्लियर है? तो मुझे जो सिस्टम दिया था A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। तो बच्चों ये मेरा था ग का सवाल। यूपी बोर्ड अनसॉल्व हम आपको हल करा रहे हैं आपकी सफलता के लिए। बच्चों अब यदि आप इसको हल कर लिए पूरी तरह से 2-4 सालों के सेटों को, तो आपका 70 में से 60, 65, 62 आना अनिवार्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो देखो हम आपको अनसॉल्व सेट 4 जिसका कोड है 347 WD उसको करवा रहे हैं बच्चों। ठीक है। आओ हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल है अंगा, ये बच्चों स्टार लगाया हुआ सवाल है। कोरोना वायरस के कारण कुछ चैप्टर्स को यूपी बोर्ड में निकाल दिया गया है। ठीक है। हम उनको भी करवा दे रहे हैं बच्चों। ठीक है। लेकिन आपको ये एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। कह रहा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है बच्चों, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ठीक है बच्चों ऑक्सीकृत होकर बनाता है। ऑक्सीकृत होकर बनाता है। ठीक है बच्चों। देखो हमसे पूछा है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के कौन से पदार्थ को बनाता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म जो है
वो सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत होकर के COCl2 फास्जिन नामक जहरीली गैस को बनाता है और HCl गैस को बनाता है बच्चों। ठीक है, इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है बच्चों। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड भी है बच्चों। क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, फास्जिन भी कहते हैं, जहरीली गैस होती है बच्चों। देखो इसमें मेरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों, जिसका फार्मूला CCl4। दूसरा मेरा ऑप्शन दिया है कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरा मेरा ऑप्शन क्या दिया है बच्चों? कार्बोनिल क्लोराइड। तो देखो कार्बोनिल क्लोराइड ही बना रही है, यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर के क्या बना रही है? कार्बोनिल क्लोराइड बना रही है। तो मेरा ऑप्शन बच्चों कौन सा सही है? दूसरा सही है। ठीक है बच्चों, मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा सही है। आओ बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, आओ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों CH3 का होल n है 1 दिया है, यानी पूछ रहा है कि CH3 का होल n क्या है। ऑप्शन में दिया है प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन बच्चों, प्राइमरी अमीन। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन बच्चों। और तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो टर्शियरी अमीन दिया है, यानी तृतीयक अमीन दिया है। और अगला जो ऑप्शन है कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, आप लोग अमीन पढ़े होंगे अपने स्कूलों में, फिलहाल हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं आपको सारी चीज समझाने को। बच्चों यदि CH3 बॉन्ड NH2 यानी हम लोग बोले R बॉन्ड NH2 होगा तो वह क्या होगा? प्राइमरी अमीन होगा। क्लियर है बच्चों? यदि क्या होगा? R बॉन्ड NH बॉन्ड R होगा तो वह क्या होगा? सेकेंडरी अमीन। बोले तो जनरली फार्मूला CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3 ये क्या है? आपकी सेकेंडरी अमीन है। और यदि R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R यानी CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 होगी तो वो आपकी क्या होगी बच्चों? टर्शियरी अमीन होगी। तो देखो मेरे सामने यही दिया है, हम लोग बच्चों अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगी। तो यानी ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? टर्शियरी अमीन। बच्चों हमारा जो ये दिया हुआ है वह कैसा अमीन है? तृतीयक अमीन है। CH3 का होल थ्राइज n क्या है? CH3 अमीन है, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना दिया है। ठीक है, N बॉन्ड CH3 यानी हमारा नाइट्रोजन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बच्चों CH3 का होल थ्राइज n क्या है? एक टर्शियरी अमीन है। क्लियर है बच्चों? आओ हम अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो बच्चों अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है, दूसरा क वो ये कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ मिलाया गया है। देखो बच्चों हम प्रश्न को लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक कार्बनिक पदार्थ ठीक है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ मिलाया गया है। 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला हुआ है, 50 ग्राम जल में घुला हुआ है। ओके बच्चों, 50 ग्राम जल में घुला हुआ है, जिसका क्वथनांक बच्चों, जिसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है पदार्थ का अणुभार क्या होगा। बच्चों मुझसे क्या पूछ रहा है? पदार्थ का अणुभार क्या होगा। आप एक बार प्रश्न को देख लो बच्चों। कह रहा है कि कोई एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में उसे 3 ग्राम घोला गया उस पदार्थ को, किसमें? 50 ग्राम जल में।
जिसके कारण विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मुझे पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, हम लोग बच्चों देखो जानते हैं कि जल का क्वथनांक बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जल विलायक है तो विलायक का क्वथनांक कितना मुझे मिला 100 डिग्री सेल्सियस। और विलयन का क्वथनांक कितना दिया है बच्चों, विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है 100.51 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं क्या, क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो बच्चों घटाने पर 0.51 आ जाएगा, यानी हमारे डेल्टा टीबी की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है कितना 0.51। बच्चों इसमें एक चीज आपको और दिया है, केबी का मान जो हमने नहीं लिख पाया बच्चों, केबी का मान दिया है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। बच्चों ये हमें दिया है। देखो मोलल से ये पता चलेगा कि फार्मूले में मुझे 1000 लगाना है और आणविक बोल देता बच्चों तो मुझे 100 लगाना पड़ता फार्मूले में। ठीक है बच्चों, देखो हमें पदार्थ का अणुभार चाहिए। जल का भार कितना दिया है बच्चों 50 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू, और पदार्थ का भार यानी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 3 ग्राम। बच्चों देखो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फार्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे यम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों डेल्टा टीबी की वैल्यू दिया है 0.51 और केबी की वैल्यू भी बच्चों दिया है 0.51 और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ लाया 3 इंटू 1000 बटे यम डैश का मान यानी बच्चों पदार्थ का अणुभार मुझे लाना है। और बच्चों कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों दिया है 50, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0.51 से 0.51 कैंसिल। बच्चों ये यम डैश भाग में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यम डैश बराबर ये हो जाएगा बच्चों आपका 300 बटे 5, तो हो जाएगा यम डैश बराबर 5 छगा 30, यम डैश का मान आ गया 60। बच्चों चाहे हम लोग डी लिखे डाल्टन, चाहे लिखे एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, चाहे मोल या ग्राम लिख ले बच्चों। तो देखो बच्चों मेरा जो ये पदार्थ था क्वेश्चन जो था ये 2 नंबर का था और मुझे बोला था कि एक कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ को 50 ग्राम जल में घोला गया है, इस घोलने पर विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.51 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पदार्थ का अणुभार क्या होगा, केबी की वैल्यू यानी विलयन के स्थिरांक, विलयन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक दिया था, केबी का मान 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। मोलल कहने से मैंने फार्मूले में 1000 लगाया, आणविक कहा होता तो बच्चों फार्मूले में 100 को लगाता। बच्चा हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और विलयन का क्वथनांक दिया था 100.51 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो क्वथनांक उन्नयन होती है वो विलयन के क्वथनांक माइनस विलायक के क्वथनांक के अंतर को होती है। तो 100.51 में से मैं 100 घटाया तो 0.51 आ गया और कैपिटल डब्ल्यू का मान यानी जल का भार, विलायक का भार 50 दिया था और विलय का भार 3 ग्राम दिया था। मुझे अणुभार निकालना था, मुझे फार्मूला पता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे यम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों डेल्टा टीबी की वैल्यू मैंने लाया 0.51 और केबी की वैल्यू दिया था 0.51 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 3 इंटू 1000 बटे एम डैश की वैल्यू लाना है बच्चों कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 50। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0.51 से 0.51 कैंसिल, ये बच्चों क्या है डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो ये 3 का गुणा 100 बच्चों 300 बटे 5, मैं इसको काटा 5 छगा 30, पदार्थ का अणुभार कितना आ गया 60 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न दिया हुआ है दूसरा का ख, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी है। कह रहा है NaCl, HCl
एवं CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता बच्चों सीमांत मोलर चालकता दिया है क्रमशः 126.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मोल, दूसरा दिया है 425.9 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मोल एवं 91.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मोल है। तो हमसे कह रहा है CH3COOH का ठीक है CH3COOH का मोलर चालकता क्या होगा। ठीक है बच्चों, CH3COOH का मोलर चालकता क्या होगा। क्लियर है बच्चों, CH3COOH का मोलर चालकता क्या होगा। बच्चों देखो, हम लोगों को दिया हुआ है, इसकी चालकता दिया है, NaCl की मोलर चालकता दिया है, NaCl की मोलर चालकता दिया है कितनी बच्चों 126.4 और बच्चों दिया है HCl की मोलर चालकता बच्चों दिया है कितना 425.9 ठीक है सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मोल, सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है बच्चों, और अगला दिया है CH3COONA की मोलर चालकता दिया है 91 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मोल चालकता दिया हुआ है। मुझे CH3COOH की चालकता चाहिए बच्चों। आओ हम देखें बच्चों क्या होगा। यदि बच्चों हम देखें CH3COONA की क्रिया यदि हम HCl से कराएं तो ये Na इससे क्रिया करके NaCl बना देगा और ये H यहाँ लग जाएगा CH3COOH। ठीक है, वैसे बेसिकली इन सवालों को ऐसे हल करोगे बहुत इजीली हो जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, इसकी चालकता इनकी चालकता का जो योग होगा इन दोनों की चालकता के योग के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बच्चों इसकी चालकता दिया है कितनी 91 और HCl की चालकता दिया है बच्चों 425.9। अब ये दोनों की चालकता का जो योग होगा इसके बराबर होगा, तो 126.4 प्लस CH3COOH। ओके बच्चों, काउंटिंग करो 0.9 और ये हो जाएगा 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6 और 9 2 11 1 हासिल 1 तो 4 1 5, 516.9 बराबर 126.4 प्लस CH3COOH। बच्चों ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो CH3COOH की मोलर चालकता आ जाएगी बच्चों 516.9 माइनस 126.4 126.4। 9 में से 4 जाएगा बच्चों 5 और 6 में से 6 जाएगा 0 बच्चों, 1 में से 2 जाएगी नहीं, कैरी देगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9 और ये 4 क्या हो जाएगा बच्चों 4 में से जाएगा तो 390.5 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मोल। तो बच्चों ये रहा इसका आंसर। ये भी बच्चों आपको यूपी बोर्ड में 2 नंबर के लिए आया हुआ सवाल है, ये भी आपके यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आया हुआ सवाल है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे नोटिस कर लो जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अगला जो सवाल है यूपी बोर्ड का आया हुआ सेट 4 अंसाल 347 WD। ठीक है, कह रहा है एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण को समझाइए। एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण को समझाइए।
बच्चों देखो ये स्टार वाले प्रश्न है, आप अगर नए मॉडल पेपर को लिए होंगे उसमें देखेंगे कि ये कोरोना वायरस के कारण, ठीक है, लॉकडाउन लग जाने के कारण जो हमारे 30% में शॉर्टेज हुई है उसमें से ये निकाला हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे समझा दे रहे बच्चों। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं आपको मैं बता रहा हूं कि बच्चों ये जो एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है। किसके द्वारा? जो एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब ये रही बात कि हमें अभिलक्षण को बताना है कि उनके अभिलक्षण क्या है। बच्चों जितने भी एंजाइम होते हैं वो किसी एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं, और बच्चों जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक निश्चित पीएच मान पर ही अधिक क्रियाशील होते हैं, और जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एक निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होते हैं। और जितने भी एंजाइम होते हैं बच्चों अब तक के खोजे गए जितने भी उत्प्रेरक हैं उनमें इनकी क्रियाशीलता क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये सब लक्षण को लिखना है फिलहाल। ठीक है बच्चों, आओ तो ये निकाला हुआ प्रश्न है, हम लोग इस पे ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों अगला जो विलयन है वो तीसरा का कह रहा है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। बच्चों समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमें क्या पूछा है कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तो भैया इसका जो आंसर है वो हम लोग ये पढ़े थे कि परासरण क्या है। हमने बताया परासरण अधिक क्या है कि कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है, समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन क्या है, निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी विलयन के परासरण दाब का मान यदि एक समान होता है तो ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर से आप लोग अंडरस्टैंड करिए, मैं भी लिखने वाला हूं, अंडरस्टैंड करिए कि निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भिन्न भिन्न विलयन के परासरण दाब का मान यदि एक समान होता है तो ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, आओ हम लिखते हैं कि क्या है कि किसी निश्चित ताप पर भिन्न भिन्न विलयनों के परासरण दाब का मान, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर भिन्न भिन्न विलयनों के परासरण दाब का मान एक समान होता है। परासरण दाब का मान एक समान होता है कि बच्चों एक समान होता है, तो ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, समपरासरी विलयन। किसे, जिसमें निश्चित ताप पर अलग अलग विलयनों के परासरण दाब मान क्या हो, एक बराबर हो, एक समान हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग समपरासरी विलयन कहते हैं। बच्चों मैं कहूं मेरे पास दो तरीके का विलयन है, फर्स्ट विलयन में मान लिया और इधर क्या मान लिया, सेकंड विलयन मान लिया। तो बच्चों हम लोग परासरण दाब का फार्मूला पढ़े हैं, PV बराबर NST। बच्चों जब ये क्या है, प्रथम विलयन माने हैं तो P1 V1 बराबर N1 ST1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम लोग N1 S1 नहीं कर सकते, समीकरण फर्स्ट। और बच्चों इसके लिए देखें तो क्या आ जाएगा, यही फार्मूला PV बराबर NST। तो क्या होगा बच्चों, सेकंड विलयन है तो P2 V2 बराबर N2 ST2। ओके बच्चों, P2 V2 बराबर N2 ST2, समीकरण नंबर 2। बच्चों क्या हो जाए कि मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं तो हो जाएगा P1 बाई V1 अपॉन P2 बाई V2। ओके बच्चों, इजिकल टू N1 ST1 बाई N2 ST2। बच्चों S कांस्टेंट वैल्यू है, पुटअप कट जाएगी तो हो जाएगी क्या, P1 V1
बटे P2V2 इजिकल टू N1 T1 बटे N2 T2। बच्चों क्या हो जाए जब समपरासरी हो जाए, क्या हो जाए जब समपरासरी हो जाए, तो हम जानते हैं समपरासरी के लिए T1 T2, क्योंकि ताप क्या है निश्चित है, और क्या हो जाएंगे P1 बराबर P2, क्योंकि बच्चों दाब भी क्या हो जाएंगे एक समान हो जाएंगे, तो यानी T1 T2 हो जाएगा और P1 P2 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब ये बराबर हो जाएगी तो P1 से P1, P2 से P2, T1 से T1, T2 से T2 कैंसिल, तो आ जाएगा V1 बाई V2 इजिकल टू N1 बाई N2। तो ये हमारा समपरासरी विलयन होने का इक्वेशन है। ओके बच्चों, ये हमारा समपरासरी विलयन होने का इक्वेशन है। क्लियर है बच्चों? एक बार आप लोग इसे नोट डाउन करो। ओके चलो हम चलते हैं आगे बच्चों। ओके बच्चों देखो, इस बार हम लोगों को इतनी मेहनत कर देनी है ना कि यूपी बोर्ड में आपका नाम आ जाए, बस हर एक विद्या में आपका नाम छपना चाहिए। चलिए बच्चों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगला है ख, स्टार लगाया हुआ प्रश्न है, मतलब निकाला हुआ प्रश्न है बच्चों। इससे आपसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन टचअप नहीं करने वाले हैं। फिलहाल देखो कौन सा प्रश्न आया था, एन प्रकार तथा पी प्रकार, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है, चालक से क्या अभिप्राय है। ओके बच्चों, चालक से क्या अभिप्राय है, इनका अनुप्रयोग भी लिखिए। बच्चों देखो, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। हम लोग पढ़े थे क्या, अर्धचालक में हम लोग मादन पढ़े थे, डोपिंग। डोपिंग क्या होती है कि जब शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालक में हम लोग क्या करते हैं, किसी पंचसंयोजकता या त्रिसंयोजकता वाले परमाणुओं का सूक्ष्म मादन करा देते हैं। तो इस प्रकार का जो अशुद्धता मिलता है उसे हम लोग अशुद्धता दोष कहते थे बच्चों। लेकिन जब हम लोग बच्चों क्या कराते हैं, जब एन प्रकार का अर्धचालक बनाना होता है तो हम लोग पंचसंयोजकता वाले, ठीक है बच्चों, पंचसंयोजकता वाले परमाणुओं का जब मादन करा देते हैं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस इन जैसे इनके परिवार का मादन कराते हैं, तो ये एन प्रकार के अर्धचालक आते हैं। जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में क्या आते हैं, जब त्रिसंयोजकता वाले परमाणुओं का सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ में मादन कराते हैं तो हमारा पी प्रकार का अर्धचालक आता है। बच्चों इनका अनुप्रयोग क्या है, हम लोग डायोड बनाने में इनका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में एन और पी प्रकार के अर्धचालकों का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये फिलहाल क्वेश्चन निकाला हुआ है बच्चों, हम आपको इसे नहीं लिखवा रहे हैं, फिलहाल लेक्चर दे दे रहे हैं, आप इसको समझ लो। ठीक है बच्चों, आओ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चों, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है संचायक बैटरियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों देखो, जो तीसरा का ग है वो ये है, कह रहा है संचायक बैटरियों पर, संचायक बैटरियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब बहुत छोटा टिप्पणी देना है बच्चों। देखो बच्चों, फिलहाल ये भी हमारे यूपी बोर्ड से निकाला हुआ है। ठीक है, ये हमारे यूपी बोर्ड से निकाले हुए प्रश्न है। ठीक है, तो बैटरियां क्या होती हैं बच्चों, बैटरी एक प्रकार की युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, बैटरी क्या है, बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को बच्चों क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैटरीज कहते हैं, सेल कहते हैं। फिलहाल ये निकाला हुआ प्रश्न है बच्चों, तो हम इसे क्या करते हैं, डस्ट करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी कहते हैं। बैटरी छोड़ो, निकला हुआ प्रश्न है तीसरा का घ। बच्चों देखो, अगला जो प्रश्न है वो ये है, कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बच्चों हमें संक्षिप्त में टिप्पणी देना है, संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। ओके बच्चों, संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए।
आओ देखते हैं टिप्पणी हमें किस पे देना है। पहला कह रहा है नरस्ट का समीकरण, नरस्ट का समीकरण। ओके बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है हम किस पे देने वाले हैं, नरस्ट के समीकरण पर। तो नरस्ट का समीकरण क्या है बच्चों, नरस्ट का समीकरण जो है वो ये बताता है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नरस्ट का समीकरण लिख रहे हैं कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध स्थापित कराने वाले समीकरण को, के मध्य संबंध स्थापित कराने वाले समीकरण को नरस्ट का, ठीक है बच्चों, नरस्ट का समीकरण कहते हैं, नरस्ट का समीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, नरस्ट का समीकरण क्या है, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध स्थापित कराने वाले समीकरण को नरस्ट का समीकरण कहते हैं, जिसके लिए हम लोग फार्मूला जाते हैं EOP बराबर E नॉट OP माइनस 0.0591 बाई n log बेस 10 OS बाई RS, OS बाई RS। ये हमारा क्या है, नरस्ट इक्वेशन है। और इसीलिए रिडक्शन के लिए भी है ERP इज इक्वल टू E नॉट RP प्लस 0.0591 बाई n log बेस 10 OS बाई RS। ये हमारा क्या है, नरस्ट इक्वेशन है। ये बच्चों हमारा क्या है, नरस्ट इक्वेशन है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे हमारा जो है वो है टिंडल प्रभाव। ओके बच्चों, क्या है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। तो हमारा अगला जो है वो टिंडल प्रभाव हेडिंग है, टिंडल इफेक्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, हम इस पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए बच्चा, हमारा जो अगला यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न जो है वो है टिंडल प्रभाव। ठीक है, संक्षिप्त में टिप्पणी देना है, 1 नंबर मुझे मिलने वाला है इस पे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब हम लोग किसी विलयन में ना तीव्र प्रकाश कण को गुजारते हैं तो ऊपर और नीचे से देखेंगे तो अंधकार नजर आएगा, लेकिन उसके सामने देखेंगे तो प्रकाश कण पुंज दिखाई देती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश कण को गुजारेंगे तो उनमें प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में फैलती नजर आती हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें क्या करती हैं, चारों दिशाओं में फैलती नजर आती हैं। तो इस घटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह घटना कोलाइडी विलयनों में उपस्थित कोलाइड के कणों के कारण होता है, क्योंकि वो कोलाइड के कण प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देती हैं, जो प्रकाश की किरणों को फैला देती हैं चारों दिशाओं में। तो बच्चों क्या है टिंडल प्रभाव क्या है, जब किसी विलयनों में, जब किसी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण पुंज, जब किसी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है, तीव्र प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है, तो उस विलयन में ऊपर और नीचे से देखने पर, तो उस विलयन में ऊपर और नीचे से देखने पर अंधकार नजर आता है, अंधकार नजर आता है, किंतु उसके विपरीत दिशा में देखने पर
किंतु इसके विपरीत दिशा में देखने पर, विपरीत दिशा में देखने पर प्रकाश किरण पुंज दिखाई देता है, प्रकाश किरण पुंज दिखाई देता है, जबकि इसके विपरीत, जबकि इसके विपरीत, जबकि इसके विपरीत कोलाइडी विलयनों में, जबकि इसके विपरीत कोलाइडी विलयनों में तीव्र प्रकाश किरण पुंज, जबकि इसके विपरीत विलयनों, कोलाइडी विलयनों में तीव्र प्रकाश किरण पुंज, तीव्र प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाए तो, गुजारा जाए तो, गुजारा जाए तो प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में, प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती है, प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को ही, इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह घटना कोलाइडी विलयनों में उपस्थित कोलाइड के कणों के कारण होती है। ठीक है बच्चों, यह घटना कोलाइडी विलयनों में उपस्थित कोलाइड के कणों के कारण होती है। कोलाइड के कण प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिनके कारण पूरी विलयन में प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लो इसे, एक बार इसे आप लोग नोट कर लेना। ओके बच्चों, चलिए हमारा अगला टॉपिक है ओके बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो दिया है चौथा क दिया है संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकी गुणों को समझाइए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ट्रांसमिशन एलिमेंट्स क्या हैं। बच्चों हम लोग जानते हैं ऐसे तत्व जिनके वाहतम 2 कोष अपूर्ण भरे होते हैं, तो ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगा, ऐसे तत्व जिनके वाहतम 2 कोष अपूर्ण भरे होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, ऐसे तत्व जिनके वाहतम 2 कोष अपूर्ण भरे होते हैं, तो उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ओके बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ओके बच्चों, ऐसे तत्व जिनके वाहतम 2 कोष अपूर्ण भरे होते हैं, तो उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। अब कह रहा है संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। तो बच्चों देखो, चुंबकीय और अनुचुंबकीय गुण वे ही तत्व प्रदर्शित करते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में, यानी संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्वों में डी उपकोष अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिनके कारण
जिनके कारण ये चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिनके कारण ये चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, और इन्हीं के कारण ये लोग परिवर्ती संयोजकता को भी दिखाते हैं। ओके बच्चों, इन्हीं कारण ये लोग क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता को दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल का विपाटन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नोट कर लो बच्चों, आओ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है चौथा का ख, कह रहा है फ्रेयान का उपयोग क्या है और यह पर्यावरण पर क्या प्रभाव दिखाता है। तो बच्चों ये स्टार वाले प्रश्न हैं, ये क्या है, ये निकाले हुए प्रश्न हैं। तो बच्चों फ्रेयान का उपयोग जो है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठंडक के रूप में, प्रशीतक के रूप में फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है बच्चों, जो फ्रेयान होती है वो हमारे ओजोन परत को छिद्र कर देती है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा ओजोन को कोई क्षय पहुंचाने वाला कोई पदार्थ है तो वह फ्रेयान है, जो माइक्रोवेव, एसी और हमारे रेफ्रिजरेटरों से निकलती है बच्चों। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अगले क्वेश्चन को करें। ये हमारे सिलेबस में नहीं, मतलब इस बार लॉकडाउन की वजह से सिलेबस जो कटे थे 30% यूपी बोर्ड में, उसमें से ये निकाला हुआ है। आइए बच्चों देखें हम लोग अगला चौथा का ग, तेरा स्मिट अभिक्रिया द्वारा, स्मिट रिएक्शन द्वारा, स्मिट अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलएमीन के बच्चों, स्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलएमीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। और बच्चों बोला है मेथिलएमीन, ठीक है बच्चों, मेथिलएमीन, और दिया है दूसरा एनिलीन। ओके बच्चों, मेथिलएमीन और एनिलीन का एल्कोहली KOH तथा क्लोरोफॉर्म से क्रिया भी करवाइए। तो बच्चों सबसे पहले आओ हम लोग क्या करें, स्मिट रिएक्शन के द्वारा मेथिलएमीन को बनाएं। तो बच्चों यदि हम लोग कार्बोक्सिलिक यानी एसिटिक अम्ल को क्रिया करा देते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, तो ये बच्चा हमारा एसिटिक एसिड है और ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये क्या करती है, ये बनाती है CH3 बॉन्ड NH2 प्लस नाइट्रोजन गैस और बच्चों CO2 गैस बनाती है। यही हमारी क्या है, मेथिलएमीन है। यही क्या है, हमारी मेथिलएमीन है। तो हमसे बोला था स्मिट रिएक्शन के द्वारा मेथिलएमीन बनाइए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो वह प्राइमरी एमीन बनाती है। तो हमने एसिटिक अम्ल ले लिया और हाइड्रोजोइक से क्रिया कराया तो क्या बन गई, मेथिलएमीन बन गई। तो कह रहा है मेथिलएमीन यानी CH3NH2 की क्रिया KOH और क्लोरोफॉर्म से। तो बच्चों देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, तो बच्चों क्या होगा कि हमारा जो पोटेशियम है वह क्लोरीन से क्रिया करके 3 मोल KCl पोटेशियम क्लोराइड, और ये हमारा यहाँ नाइट्रोजन CH3 बॉन्ड NC मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, और क्या बना देगी, जल बना देगी बच्चों, क्या बना देगी, जल। ठीक है, आओ देखें रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो बच्चों देखो क्या है, वहाँ 3 मोल पोटेशियम, तो 3 का गुणा यहाँ कर दो और बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का, 3 का कर देने से रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
आओ हम अगला, इसमें पूछा है, बोला है कि एनिलीन से करा दो। तो बच्चों एनिलीन क्या है? बेंजीन में NH2, बेंजीन में NH2 को क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। जस्ट सेम रिएक्शन, CH Cl3 3 मोल KOH, तो बनाएगी क्या? बेंजीन में NC क्या बना देगी बच्चों? फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, और बनाएगी 3 मोल KCl और 3 मोल वाटर। तो बच्चों ये रहा चौथे के ग का, ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है। चौथे का ग का 3 नंबर का प्रश्न है। ओके बच्चों, नोट करो, हम आगे चले। ठीक है बच्चों, देखिए ओके बच्चों, देखिए भैया अगला जो हमारा सवाल है चौथा का घ जो है भैया वो दिया है, बोल रहा है योगात्मक और संगणन बहुलक। तो देखो बहुलक चैप्टर ही इस बार निकाला हुआ है, तो हम लोग यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, हटाया हुआ है। अगला देखो पांचवा का क बोल रहा है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग का अर्थ बताइए। अभिक्रिया के वेग का अर्थ, अभिक्रिया के वेग का अर्थ बताइए। और बच्चों दिया है, और भैया लोग दिया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, ओके भैया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। 10% 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, ठीक है। तो कह रहा अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में, अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि 75% यानी 20% जब पूर्ण होती है रिएक्शन तो उसे 10 मिनट का समय लगता है, तो 75% जब पूरी तरह से हो जाएगी तो उसे कितना प्रतिशत समय लगेगा? तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या बताना है? वेग। वेग क्या होता है उसे देखो बच्चों। मान लो कोई ए पदार्थ है, वो क्रिया करके क्या बनाता हो? बी बनाता हो, तो क्या होगा? इसकी सांद्रता में निरंतर कमी आएगी और इसकी सांद्रता में क्या आएगी? निरंतर वृद्धि आएगी। तो हम लोग वेग यही बता सकते हैं कि इकाई समय के अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। इकाई समय के अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो हम वेग के बारे में लिख दिए इकाई समय अंतराल में, इकाई समयांतराल में, इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है बच्चों। इकाई समय के अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है बच्चों। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, ठीक है बच्चों। देखो इसी में हमें क्वेश्चन दिया है, मैं माना ए पहले क्या बनाता था? बी बनाता था, ठीक है बच्चों। माना ए बी बना रहा है और मान लिया प्रारंभ में बच्चों स्टार्ट में इसके 100 मोल थे, तो ये कितना बना होगा? 0।
अब कह रहा है 10 मिनट में 20% पूरा हो जाता है। 10 मिनट में क्या हो जा रहा है, 20 मोल निकल जा रहे हैं। तो ये कितना बचा होगा, 100 माइनस 20। क्या बचा होगा, 100 माइनस 20 बचा होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग ध्यान मतलब देखें तो यहाँ से हम लोग के को ला सकते हैं। तो ये बच्चा हमारा ए है और ये हमारा ए माइनस एक्स है। ये हमारा ए है, ये हमारा ए माइनस एक्स है। तो हम लोग पढ़े हैं के बराबर 2.303 बाई के log बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। तो बच्चों के बराबर 2.303 बाई सॉरी यहाँ टी बाई टी की वैल्यू दिया है 10 log बेस 10। ए की वैल्यू बच्चों 100 और ए माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 20 यानी 80। तो 0 से 0 बच्चों कैंसिल। तो के बराबर 2.303 बाई 10, ये log m बाई n, तो log 10 माइनस log 8, log 10 माइनस log 8। तो हो जाएगा बच्चों 2.303 बाई 10। तो ये log 10 की वैल्यू 1 और log 8 की वैल्यू 0.9030 होती है। ओके बच्चों, तो के बराबर 2.303 बाई 10 लेस देन करोगे तो बच्चों आ जाएगा 0.0, ठीक है 0.096। क्या आ जाएगा 0.096। ये मुझे के की वैल्यू मिल गई बच्चों। उसके पश्चात देखो बोला है कि 75% वियोजन हो, यानी ये 75 मोल जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मुझे समय नहीं पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर ए माइनस एक्स यानी 25। तो बच्चों तब हम लोग यहाँ समय निकाल लेंगे। टी बराबर 2.303 बाई के log बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। तो बच्चों जो टी बराबर आएगा वो आएगा 2.303 बाई के यहाँ हमारा वैल्यू दिया है 2.303 इंटू 0.096 बाई 10 इंटू बच्चों log बेस ए की वैल्यू 100 और बटे ए माइनस एक्स। 100 में 75 जाएगा 25, तो 25 चौका 100। तो बच्चों आ जाएगा टी बराबर 2.303। अच्छा इससे इसे कैंसिल, तो ये बटे का बटा ऊपर तो हो जाएगा 10 इंटू 10 और ये बटे में 0.096 इंटू log 4 की वैल्यू 0.6020। तो टी बराबर अगर हम बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.020 तो बच्चों जब हम इसे दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 60.20, दशमलव हटाएंगे इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60.20, तो ये हो जाएगा 0.90, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये हम लोग करें, जब हम इसे 602 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा टोटली हम लोग देखें 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, कितना बचेगा 6 62, 9 छक्का 54। तो कुल अपना जो समय आएगा वो 66 मिनट आएगा। कितना आएगा बच्चों 66 मिनट आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 66 मिनट आएगा। तो बच्चों आप लोग एक बार नोट कर लो इसे, आप लोग बच्चों एक बार नोट कर लो इसे। ओके बच्चों, चलिए आप लोग एक बार नोट करो इसे। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो अपना प्रश्न है वो ये है, अगला जो प्रश्न है वो ये है, कह रहा है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि समझाइए। तो बच्चों तत्वों का निष्कर्षण भी हटाया हुआ है, तो यहाँ हम लोग इसको करने वाले नहीं हैं। आगे कह रहा है उप सहसंयोजन यौगिकों में प्रकाशीय समावयता का क्या कारण है। तो बच्चों प्रकाशीय समावयता भी निकाला है, लेकिन इसमें IUPAC नेमिंग है, तो IUPAC नेमिंग हम करा दे रहे हैं। 5वां ग में कह रहा है
5वां के ग में कह रहा है NaCO का होल 4 और दूसरा दिया है K4 FeC2O4 का होल थ्राइस। इन दोनों का हमें IUPAC नामकरण करना है। तो बच्चों देखो ये आपकी कितनी बार कार्बोनिल ग्रुप है, 4 बार। तो टेट्रा कार्बोनिल, तो ये उदासीन, तो ये आपकी हो जाएगी निकिल और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं तो हो जाएगी सेकंड। टेट्रा कार्बोनिल निकिल सेकंड, ये इसकी IUPAC नेमिंग है। बच्चों इसका IUPAC नेमिंग तो पहले धनायन तो हो जाएगा पोटेशियम, ये ऑक्सीलेटो 3 बार है तो इसके लिए ट्रिस, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो। बच्चों ये ऋणात्मक है तो इसलिए फेरेट थर्ड। ठीक है बच्चों, फेरेट थर्ड, ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। 5वां का घ बच्चों दिया है, कह रहा है साबुन क्या है। बच्चों क्या पूछ रहा है, साबुन क्या है। ठीक है, साबुन क्या है, इसके बनाने की विधि को संक्षेप में लिखिए। इसके बनाने की विधि को संक्षेप में लिखिए। इसके बनाने की विधि को संक्षेप में लिखिए। और बच्चों कह रहा है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। और साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मेरे पास ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जाने कि साबुन क्या है। देखो साबुन क्या है, उच्चवसी सोडियम अथवा पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लवणों को हम लोग साबुन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उच्चवसी सोडियम या पॉमीटेट, उच्चवसी सोडियम या पॉमीटेट के लवणों को क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लिख दे रहे हैं उच्चवसी, उच्च अणुभार वाले सोडियम अथवा पोटेशियम, उच्च अणुभार वाले सोडियम अथवा पोटेशियम वसी लवणों को साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साबुन कहते हैं। किसे, उच्च अणुभार वाले सोडियम या पोटेशियम वसी लवणों को साबुन कहते हैं। इनके बनाने की विधि जो है, ठीक है बच्चों, उच्च वसी अम्लों को ठीक है, या पामिटिक या स्टीरिक अम्लों को हम लोग NaOH या KOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। और साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, पामिटिक या स्टीयरिक अम्लों को NaOH या KOH से क्रिया कराने पर, NaOH या KOH से क्रिया कराने पर साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, पामिटिक या स्टीरिक अम्लों को NaOH या KOH से क्रिया कराने पर साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या बताएं, उच्चवसी सोडियम या पोटेशियम। ओके बच्चों, उच्चवसी सोडियम या पोटेशियम, हेलो